नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र अधिक उपयुक्त है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क पाउडर युक्त अग्निशमन यंत्र। जो ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वो एलपीजी में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, आईसी या ट्रांजिस्टर की सोल्डरिंग के लिए कितने वाट का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है 10 से 50 वाट, दूसरा ऑप्शन है 25 से 50 वाट, तीसरा ऑप्शन है 35 से 60 वाट और अंतिम ऑप्शन है 125 वाट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जैसे आईसी ट्रांजिस्टर जैसे हो गया, इनके लिए हम प्रयोग करते हैं 10 से 15 वाट के सोल्डरिंग आयरन का। तो चलिए कंप्यूटर महाशय से पूछ लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 से 50 वाट। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर, और तीसरा सवाल है, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, न्यूट्रल तार पे संयोजित करना चाहिए, अर्थिंग तार पर संयोजित करना चाहिए, फेज तार पे संयोजित करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज की अगर हम बात करें तो फ्यूज तार हमेशा संयोजित किया जाता है फेज तार के श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है राइट आंसर, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल पे चलते हैं। चेतावनी संकेतों का आकार होता है वर्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, शंक्वाकार। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिभुजाकार। जो चेतावनी संकेत होते हैं उन्हें दिखाने के लिए हम ट्रायंगल या त्रिभुजाकार शेप के साइन का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कुछ चेतावनी संकेतों के साइन दिखाता हूं जो आपने अक्सर देखे भी होंगे। तो पहला आप ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड ट्रायंगल के अंदर एक ब्लैक एरो से एक तीर दिखाया गया है जो किसी डायरेक्शन को दिखा रहा है। जनरली आपने सड़कों पर ऐसे जो बोर्ड हैं वो देखे होंगे। तो ये किस प्रकार का साइन होता है, ये चेतावनी संकेत होता है। मैं एक और साइन आपको दिखाता हूँ। दूसरा कुछ इस तरीके से भी आपने देखा होगा कि ये जो बताता है कि आगे जो टी सेक्शन है, आगे जो रास्ता है वो टी सेक्शन रास्ता है, यानी कि दोनों तरफ रास्ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो संकेत होते हैं जो त्रिभुजाकार शेप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चेतावनी संकेत। इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि चेतावनी संकेतों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चेतावनी जो संकेत है उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, सफेद रंग की। और आकार से अगर पूछा जाए तो आकृति किस प्रकार की होती है, त्रिभुजाकार। आगे चलते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल है, एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास में है, वोल्टेज के द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा, फिल्टर के द्वारा, दिष्टकारी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, दिष्टकारी के द्वारा। दिष्टकारी को हम इंग्लिश में रेक्टिफायर बोलते हैं। जो रेक्टिफायर सर्किट होते हैं इनका उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, और जो फिल्टर सर्किट होते हैं, फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है
फिल्टर करने के लिए, यानी कि AC और DC को अलग करने के लिए, यानी कि अगर कहीं पर AC और DC मिली हुई है और हमें दोनों को अलग अलग करना है तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं फिल्टर सर्किट का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होता है। यानी कि ये कोई वस्तु है और ये पृथ्वी है और ये जो विद्युत धारा है वो इस वस्तु से लेके पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो पूछा है कि ये जो वस्तु है इस वस्तु का विभव होगा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या अनंत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धनात्मक, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो हमेशा धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर बहती है। आपने अगर बैटरी देखी होगी, ठीक है, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ऐसे, ठीक है, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस। तो जब भी आप इसे किसी परिपथ से जोड़ते हैं, परिपथ में इसे जोड़ते हैं, तो हमेशा जो विद्युत धारा है वो ये डायरेक्शन फ्लो करेगी। यानी कि हमेशा जो विद्युत धारा है वो जो पॉजिटिव या धनात्मक विभव है उससे नेगेटिव विभव की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर, तीसरा है माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और लास्ट ऑप्शन है मिली ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हम निकाल भी सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A, ये फॉर्मूला हमारे पास में है। तो यहाँ पे ये जो रो है ये रो ही क्या दिखाता है? विशिष्ट प्रतिरोध को। तो इसी से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम रो निकालें तो रो क्या हो जाएगा? R गुणा A डिवाइडेड बाई L। ठीक है, अब R है, R क्या है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओके, और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ओके, तो मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे? मीटर गुणा मीटर, और बट्टे में क्या है? L, और L क्या दिखाती है? लंबाई, और लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई ओम मीटर का ऑप्शन है क्या? ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, दो ऑप्शन है जिनमें ओम है, लेकिन आगे सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई को किस में लिया गया है? सेंटीमीटर में। यानी कि इसको, ये जो एरिया भी किस में होगा? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। ओके, और ये लंबाई भी किस में होगी? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए कंप्यूटर महाशय से पूछ लेते हैं कि वो इसका आंसर क्या देते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो हमने आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। AC परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है, धारिता कहलाती है, इंडक्टेंस कहलाता है। तो विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कौन करता है? परिवर्तन का विरोध कौन करता है? इंडक्टर करता है, जिसे हम L से इंडिकेट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंडक्टेंस। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है AC परिपथ में धारितीय प्रतिघात XC को ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, इसे धारिकीय को आप सही कर लीजिए, ये होगा धारितीय। ओके, तो धारितीय प्रतिघात है, उसका सूत्र क्या होता है? तो धारितीय प्रतिघात को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसे हम XC से दिखाते हैं, और ये होता है XC इक्वल टू 1/2 पाई FC।
ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या होगा 1/2πfc। तो इनमें देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1/2πxc है। तो यहाँ ऑप्शन बी में अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल मैच खा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 xc इक्वल्स टू 1/2πfc। कंप्यूटर महाशय भी इसका आंसर 2 दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। वह आवर्ती जिस पर XL बराबर XC होते हैं। XL क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमें ये पूछा गया है कौन किस आवर्ती के ऊपर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑप्शन हमारे सामने हैं प्राकृतिक आवर्ती, अनुनादी आवर्ती, उदासीन आवर्ती और सुपर आवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुनादी आवर्ती। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उस पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंप्यूटर महाशय से पूछ लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। प्रतिरोधक तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Z इक्वल्स टू √R² प्लस x²। ठीक है, यहाँ पे R प्रतिरोध को निरूपित करेगा और x निरूपित करेगा रिएक्टेंस को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज डैश कोण द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, यानी कि ये पूछा गया है 3 फेज जो वोल्टेज होता है उसमें हर एक फेज के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 डिग्री। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है। यानी कि कोई परिपथ है जो प्योर रूप से क्या है रेजिस्टिव है, प्रतिरोधी है, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो जो प्योर रेजिस्टिव परिपथ होते हैं उनके लिए पावर फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ये ना तो लैग करवाता है करंट को ना लीड करवाता है। इसमें जो वोल्टेज और करंट है वो साथ साथ होते हैं, इसीलिए जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है इसका 1 होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। और 14 कहता है यदि PT बराबर हो वास्तविक शक्ति तथा PA हो आभासी शक्ति तो पावर फैक्टर, जिसे हिंदी में हम शक्ति घटक के नाम से जानते हैं, के लिए कौन सा संबंध सही होगा। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है अगर वो आपको आता है तो आप सीधे ही इसमें आंसर लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। जो पावर फैक्टर है वो बराबर होता है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो कंप्यूटर महाशय से पूछ लेते हैं इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही जो ऑप्शन हम लोगों ने चूज किया है ठीक वही ऑप्शन कंप्यूटर महाशय ने भी दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है आवर्ती कहलाती है। सामान्यतः भारत में सप्लाई की आवर्ती कितनी होती है। यानी कि पूछा गया है भारत में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है जो सामान्यतः प्रयोग में ली जाती है उसकी आवर्ती कितनी होती है। यानी कि साफ पूछा जा रहा है कि जो घरेलू सप्लाई है उसकी आवर्ती कितनी होती है। तो आपका पता होना चाहिए जो भारत में सप्लाई आती है वो आती है 50 हर्ट्ज की। ओके, और अगर पूछ लिया जाए यूएसए में कितनी आती है तब हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो उस केस में हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यूएसए जो है वहाँ पे 60 हर्ट्ज और 110 वोल्टेज की पावर सप्लाई आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सोने में विद्युत प्रभाव की चालकता का प्रतिशत कितना है? गोल्ड की चालकता पूछी गई है परसेंटेज में, तो गोल्ड की चालकता होती है 67%। ठीक है, इसके क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ बुक्स के अंदर आपको ये परसेंटेज थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है। ठीक है, ये नियर बाई है, एक्यूरेट नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। जब संधारित्र की पट्टिकाओं से यहाँ मतलब है प्लेट से, तो पूछा गया है जब संधारित्र की प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसकी धारिता बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा है जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस सी यानी कि धारिता है वो समानुपाती होती है किसके? प्लेटों की क्षेत्रफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है उनके बीच की दूरी के। ठीक, अगर हम C और D के बीच में संबंध देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? इनवर्स। ओके, व्युत्क्रमानुपाती हमें संबंध इनमें मिल रहा है, यानी कि सीधा समझ में आ रहा है कि अगर इनके बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी तो इनकी जो कैपेसिटेंस है वो घट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं, तो कंप्यूटर महाशय ने भी ठीक सही जवाब दिया है, घटेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक विद्युत यांत्रिक, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले बोलते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है हमारे पास में स्थिर विद्युत प्रभाव पर, फैराडे के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर, या विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की कंस्ट्रक्शन या संरचना देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करती है? विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं राइट आंसर, तो कंप्यूटर महाशय ने भी सेम आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक ओम रजिस्टर का रंग कोड है, 1 किलो ओम के रजिस्टर का कलर कोड पूछा गया है। ठीक है, तो 1 किलो के जो रजिस्टर है उस रजिस्टर का जो कलर कोड होगा वो होगा ब्राउन, ब्लैक, रेड। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सेम का सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंजेज। तो ये आप एक तरीके से रट लें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसका राइट आंसर, भूरा, काला, लाल। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। अगर आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।